ओके देन गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस ट्रेनिंग को। आज के ट्रेनिंग के अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आज क्लियर होने वाली है, ठीक है। एंड आज जो क्लैरिटी आज आपको मैं दूंगा ना, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं लैपटॉप की स्क्रीन को पहले शेयर कर लेता हूँ, एंड जिससे आपको थोड़ा सा ना मैं नोट पैड पे अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कि आज जो मीटिंग का टॉपिक है उसको आप किस तरीके से अपनी गेस्ट को गाइड कर सकते हो, है ना। एंड किस तरीके से आपको उसको प्रिपेयर करना और कैसे आपको किसी को क्लैरिटी करवानी है। बाकी अगर न्यू पर्सन कोई इस मीटिंग को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, सो आपको भी बहुत सारी चीजों की ना आज क्लैरिटी होने वाली है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, वेट अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक क्या रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर आपको ना 5 ईयर मैप के बारे में नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। बट 5 ईयर मैप से पहले थोड़ा सा हम फिर से एक बार टच करेंगे एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। कि देखो एजुकेशन सिस्टम की हमें क्यों नीड है। देखो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा बना है ना, वो दो टाइप का बना हुआ है। पहला आपका एजुकेशन होता है फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा जो आपका एजुकेशन होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है? जो एजुकेशन हम स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो सारी कौन सी एजुकेशन हमारी होती है? फॉर्मल एजुकेशन। देखो फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ आपकी लाइफ को ना चला सकती है, आपकी आप लाइफ काट सकते हो फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन लाइफ जी नहीं सकते हो। अगर आपको लाइफ में अच्छा पैसा कमाना है तो फॉर्मल एजुकेशन से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचो ना, जितनी भी चीजें आज के टाइम पे हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी, लाइफ में हमारे कहाँ काम आई बताओ? सिर्फ मार्क्स के लिए काम आती है। 99% लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी परसेंटेज के लिए, ताकि अच्छी डिग्री मिल सके, है ना। अब डिग्री अच्छी क्यों लेनी है? ताकि अच्छी जॉब मिल सके। तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ने का पर्पस सिर्फ नौकरी लेना ही होता है। लेकिन याद रखना, फॉर्मल एजुकेशन कभी लाइफ में पैसा कमाना नहीं सिखा सकती। अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना सीखना है तो आपको पैसे की नॉलेज लेनी है। किसकी नॉलेज लेनी है? फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है। क्योंकि आप सोच कर देखो ना, ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, बचपन से लेकर आज तक हमें किसने फाइनेंशियल एजुकेशन दी? बचपन से लेकर हमें क्या सिखाया गया? बेटा पैसा कमाओ या पैसा बचाओ। बचपन से लेके हमें सिर्फ दूसरी बात सिखाई जाती है, पैसे बचाने के बारे में, ना कि पैसे पैसे कमाने के बारे में। पैसे कमाने के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप स्कूल में जाते हो, जब हमारे से टीचर पूछता है बेटा आपके लाइफ में एम क्या है, गलती से अगर आप ये बोल दो कि मेरे को रिच बनना है, तो वो क्या बोलेंगे? बेटा पहले पढ़ लो फिर जाके तुम जिंदगी में अमीर बन पाओगे। लेकिन क्या रियलिटी है? क्या एजुकेशन से ही लोग सक्सेसफुल होते हैं? जबकि मेरे पास हजारों ऐसे एग्जांपल्स पड़े हैं जो लोग बिना बहुत बहुत अच्छी एजुकेशन करे भी लाइफ में सक्सेसफुल बन गए। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, 10th फेल है, लाइफ में कितने कामयाब है। विराट कोहली लाइफ में कितने कामयाब है। सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, ठीक है, जितने बड़े बड़े नेता अभिनेता जितने भी हैं, ज्यादा स्टडी उन्होंने नहीं करी है, ज्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, फिर भी लाइफ में कामयाब क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सिर्फ हमें लाइफ चलाना सिखा सकती है, हमें कामयाब नहीं बना सकती। काम में अगर आपको बनना है, अच्छा पैसा अगर आपको कमाना है, तो उसके लिए आपको ना फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कौन सी एजुकेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड आज का जो मीटिंग का टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ही है। एंड आज आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलने वाली है। एंड जो फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे, उन पर्सन का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। एंड रॉबर्ट कियोसाकी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पहले आपने एक टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा रॉबर्ट कियोसाकी का, जिस टॉपिक का नाम है ESBI क्वाड्रेंट। बट आज जो मीटिंग का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है 5 ईयर मैप, ठीक है। अब ये जो 5 ईयर मैप है एक्चुअल में है क्या, एंड ये क्या दर्शाता है? देखो ये जो मैप आज आपको मैं बताने वाला हूँ ना, ये हमारी फाइनेंशियल को आज के टाइम पे दिखाता है कि आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल मैप किस तरीके का होने वाला है। फाइनेंशियल मैप, 5 ईयर मैप का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मैप। और आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल मैप है ना, रोबोटिक्स के अकॉर्डिंग, वो कुछ इस तरीके से है। आज के टाइम पे हमारा जो फाइनेंशियल मैप है कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अच्छा आपको क्या लगता है, हमारे इंडिया में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो रिच कैटेगरी में आते हैं? कितने लोग हैं जो रिच कैटेगरी में आते हैं? बताओ फटाफट से, या माइंड में सोचो कितने परसेंट लोग आते होंगे। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा सर 10%, 15%, 20%, है ना, ऐसे ही है। लेकिन आपको ना एक रियल डाटा मैं बताता हूँ। देखो आरबीआई को तो आप सभी जानते हो, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का 2018 का एक डाटा निकला, जिसमें क्या बताया गया कि 60 से लेके 70 लाख पॉपुलेशन सिर्फ ऐसी है जो कि रिच कैटेगरी में इंडिया के अंदर आती है। कितनी? 60 से 70 लाख लोग केवल इतने ऐसे हैं जो कि रिच कैटेगरी में आते हैं। जबकि हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़।
140 करोड़ में से कितने, सिर्फ 60 और 70 लाख लोग ही रिच कैटेगरी में आते हैं। इट मीन्स कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1% भी लोग अमीर नहीं है। बट चलो मानकर चलते कि 1% हमने अमीर कैटेगरी वाले ला दिए, कितना, 1%। अब बताओ पुअर कैटेगरी में कितने लोग हैं, पुअर कैटेगरी के अंदर। लेकिन पुअर कैटेगरी को परसेंटेज बताने से पहले आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि पुअर बंदा होता कौन है। देखो पुअर बता कौन होता है, जिसके पास ना रहने के लिए घर होता, ना खाने के लिए अच्छा खाना होता है, ठीक है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं। जो बंदा फुटपाथ पे सोता है, किस पे सोता है, फुटपाथ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। गरीब, जिसके पास कुछ खाने को नहीं है, फुटपाथ पे सोया है, ये नहीं पता शाम को क्या खाना है, सुबह खाना, कुछ उसको पता नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा बंदा जो बर्बाद होता है ना, उसको हम पूरा बंदा बोलते हैं, ठीक है। जिसके पास ना रहने के लिए एक छोटी झोंपड़ी भी नहीं होती, वो बंदा पूरी कैटेगरी के अंदर आता है। कितने परसेंट होंगे बताओ। होते हैं ना फुटपाथ पे बहुत सारे लोग पड़े हुए, है कि नहीं है, कितने परसेंट होंगे ज्यादा से ज्यादा, 3 से 4% लोग। 1% लोग पुअर कैटेगरी में आ गए, 3-4% लोग, सॉरी 1% लोग रिच कैटेगरी में आ गए, 3-4% लोग किस में आ गए, पुअर कैटेगरी में। बाकी की 95% जो पॉपुलेशन बची वो कहाँ पे गई, बाकी की 95% पॉपुलेशन आपकी गई मिडिल क्लास के अंदर। किसके अंदर, मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर। अब मिडिल क्लास कैटेगरी में क्या होता है, कुछ अप कैटेगरी में होते हैं, कुछ डाउन कैटेगरी में होते हैं। जैसे किसी को अपर मिडिल क्लास फैमिली बोला जाता है, किसी को लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोला जाता है, राइट, ऐसे ही होते हैं। बट मैक्सिमम लोग किस में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में ही आते हैं। लेकिन 5 ईयर मैप के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल मैप के अकॉर्डिंग, 5 साल के बाद ये जो मैप है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर ये ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसी मिडिल क्लास उठ के कुछ एक लोग, 20 से 30% लोग किसमें चले जाएंगे, रिच कैटेगरी में जाएंगे। काफी सारे लोग रिच कैटेगरी में भी जाने वाले हैं। और इसी मिडिल क्लास से उठ के बहुत सारे लोग, आधे से ज्यादा लोग किसमें जाने वाले हैं, पुअर कैटेगरी के अंदर। जिसकी होगी अभी कम से कम 50 से 60% लोग पुअर कैटेगरी में जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 10% जो लोग बचेंगे वो आपके मिडिल क्लास के अंदर बचेंगे। बाकी मैक्सिमम लोग या तो रिच में चले जाएंगे या तो पुअर कैटेगरी में चले जाएंगे। और ऐसा क्यों बोला, ऐसा इन्होंने ना एक फैक्ट बता के बोला है। और ऐसा इसलिए बिकॉज आज के टाइम पे हमारे जो मंथली एवरेज खर्चे है ना वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मंथली एवरेज जो एक्सपेंसेस है वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखो एक जमाना था 1920 का, 1920 से पहले क्या होता था हमारे इंडिया के अंदर, 1920 के अंदर ना बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब आप आपने कोई सामान लिया, किसी को बदले में सामान दिया। आपसे मैंने 1 किलो चावल लिया, आपने मुझे 1 किलो गेहूं दिया। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, सामान के बदले में सामान देना। उस टाइम पे वो चलता था। लेकिन जब करेंसीज आई, पैसा आया 1940 के टाइम, एक घर का खर्चा नॉर्मल से नॉर्मल 10 रुपए से चलने लगा। 10 रुपए से पूरा महीने का घर का खर्चा आराम से निकल जाता था, बड़े आराम से, क्योंकि उस टाइम पे अठन्नी चवन्नी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। फिर एक जमाना आया आपको 1960 का, 10 रुपए बढ़ के 100 रुपए का खर्चा होने लगा। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी, 100 रुपए से खर्चा होने लगा, राइट। फिर जमाना आया 1980 का, 1000 रुपए से घर का खर्चा चलने लगा। आपको याद होगा ना हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो क्या बोलते थे कि बेटा हम तो 1 रुपए में, 10 रुपए में पूरा मेला घूम कर आते थे, है ना, 25 पैसे में इतनी सारी चीजें खरीद के लेकर आते थे। लेकिन वो जमाना अलग था, वहां पे इतने में चल जाता था। फिर जमाना आया आपका सन 2000 का, 10,000 रुपए से घर का खर्चा चलने लगा। और आज के टाइम पे कौन सा जमाना चल रहा है, आज चल रहा है 2024। और अगर आपको 2024 में एक नॉर्मल फैमिली खर्चा चलाना है, अच्छे से अगर चलाना है नॉर्मल सा, तो मिनिमम आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। कितना, कम से कम 1 लाख आपको कमाना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से घर का खर्चा चलाना है। अब आप लोग के माइंड में क्या आएगा कि सर मेरे घर का खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ 5-10 हजार में निकल जाता है, लाखों रुपए कमा के मैं करूंगा, 5-10 हजार में मेरा हो जाता है। चलो एक चीज आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल लाइफ की, ना कि कॉम्प्रोमाइज लाइफ की। कॉम्प्रोमाइज तो आप बिना पैसे के भी कर सकते हो, है कि नहीं है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हुआ, हर चीजों को कंजस्टेड होके करना, कॉम्प्रोमाइज करना छोटी छोटी चीजों को लेकर। बट अगर आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है तो कम से कम 1 लाख तो कमाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ना लोग 3 तरीके की लाइफ को जीते हैं। पहली होती है आपकी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ, दूसरी आपकी होती है नॉर्मल लाइफ, और तीसरी आपकी होती है लग्जरी लाइफ। नॉर्मल लाइफ, कॉम्प्रोमाइज लाइफ और लग्जरी लाइफ। अब लग्जरी लाइफ तो आप लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, फिर भी कम पड़ जाता है ना। कॉम्प्रोमाइज में 5-10 हजार से भी नॉर्मली आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है ना तो कम से कम 1 लाख तो कमाना पड़ेगा। अब हम समझते हैं जो 1 लाख रुपए कमाने की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक्चुअल खर्चा आएगा कहाँ कहाँ पे वो आप समझना। अब मान के चलते अगर आपके घर में 4 फैमिली मेंबर है, कितने, 4 फैमिली मेंबर है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, ऐसे मान के चलते 4 फैमिली मेंबर है। तो सबसे पहला जो खर्च आएगा वो किस चीज के ऊपर आएगा, खाने के ऊपर। अगर आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा लंच, अच्छा डिनर आपको अगर करना है,
तो कम से कम एक दिन का आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 1,000 रुपए का। अब अगर एक दिन का खर्चा 1,000 पे आ रहा है तो 30 दिन का कितना हुआ? ये आपका मोटा मोटा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आपके सिर्फ खाने खाने खर्चा आ जाएगा। दूसरा, अब एक अच्छा घर जहां पे होता है, एक अच्छी गाड़ी भी होती है ना। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग की ड्रीम कार होती है कि थार लेनी है मुझे, स्कॉर्पियो लेनी है, वरना लेनी है। अब मान के चलते अगर आपकी एक थार ड्रीम कार भी है, आपने थार खरीदी है, तो थार जब खरीदोगे तो उसकी ईएमआई भी तो देनी पड़ेगी ना, हर मंथ की किस्तें भी देनी पड़ेगी। और आज के टाइम पे अगर आप एक नॉर्मल किस्तें लेकर चले गाड़ी की, महीने की कम से कम 20,000 तो गाड़ी की ईएमआई ही जाती है। ठीक है। और तीसरा खर्चा, गाड़ी लिए तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, है ना। पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी की सर्विसिंग खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, कम से कम 10,000 रुपये आपका ये मानकर चलते हैं। ठीक है। टोटल कुल मिला कितना हो गया? 30,000 रुपये हो गया। अब 30 + 30 कितना हुआ? 30 आपका खाने पीने में, 30 आपका नॉर्मल गाड़ी को मेंटेन करने पे, उसकी ईएमआई पे। टोटल आपका 60,000 यहीं पे खर्च हो गया। अब फोर्थ आपका खर्चा किस चीज का होगा? चौथा जो आपका खर्चा होगा वो नॉर्मल से नॉर्मल मान के चलते हैं। घर पे अगर आपके दो बच्चे हैं, उनकी स्टडी भी तो करवानी पड़ेगी। अगर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो कम से कम महीने का 5,000 रुपये फीस जाता है। अगर दो आपके बच्चे हैं तो कम से कम 10,000 सिर्फ आपका फीस फीस का चला जाएगा। ठीक है। तो 60,000 + 10,000 आपका कितना हो गया? 70,000 रुपये हो गया। एंड इसके बाद पांचवा जो खर्चा है, घर पे आपके मोबाइल है, टेलीविजन है ना, पानी का बिल है, बिजली का बिल, एवरीथिंग, जितना भी आपका घर का खर्चा चल रहा है, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, तो कम से कम 5,000 रुपये तो होंगे ही होंगे, है ना। और छठा खर्चा, अगर घर पे आपके किसी की मेडिसिन चल रही है, अच्छे हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, तो महीने कम से कम 5,000 तो हमारा सिर्फ मेडिसिन मेंटेनेंस, बॉडी को चेकअप करवाने में चला जाता है। ठीक है। टोटल ये भी हो गया आपका 10,000 रुपये। और कुल मिला के अभी तक आपने 80,000 रुपये खर्च कर दिया। अब अगर आप लोगों ने 80,000 रुपये खर्च कर दिया ना, अब आपके पास बचा कितना 1 लाख में से? सिर्फ 20,000 बचा। अब कुछ ना कुछ सेविंग तो करनी पड़ेगी ना। अब मान के चलते आपने 20,000 रुपये अपना क्या कर लिया, सेव कर लिया। हो गया आपका टोटल 1 लाख रुपए पूरा खर्च। जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे अभी भी आपके बाकी रह गए हैं। अभी कपड़े लेने हैं, है ना, घर में राशन डलवाना है, उसके अलावा आपकी शादी घर पे किसी की होगी, किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है ना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसके खर्चे भी अलग से होंगे। राइट, ऐसे ही है। मतलब 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाता है अगर आपको नॉर्मल लाइफ भी अगर जीनी है। जबकि ये तो 2024 चल रहा है, कौन चल रहा है आपका? 2024। आप सोच कर देखो कि जब 2040 आएगा, 35-40 आएगा, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे एक नॉर्मल फैमिली खर्चा कितने का चलेगा? इससे डबल ही होगा, कम से कम 4-5 लाख में। 4-5 लाख तो कम से कम चाहिए। और उस टाइम पे आपकी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ ना कम से कम 1 लाख रुपए में निकलने वाली है। जो आज आप 5-10 हजार पे निकालते हो ना, उस टाइम पे कम से कम लाख रुपए लगेगा इस एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी, कम से कम लाख रुपए चाहिए होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है ना। बहुत सारे लोग को ट्रस्ट बिलीव नहीं हो रहा होगा, ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। बट आपने कभी सोचा है, 1940 वालों को लगा था, या फिर 1920 वालों को लगा था कि 1940 में 10 रुपए लगेगा घर का खर्चा चलाने के लिए? या फिर 1940 वालों को बिलीव नहीं होता था कि 1960 में 100 रुपए चाहिए? और ना ही 1960 वालों को बिलीव होता था कि 1980 के अंदर 1,000 रुपए लगेगा? और ना ही सन 2000 1980 वालों को लगा था कि 2000 के अंदर 10,000 रुपए लगेगा? और ना ही सन 2000 वालों को पता था कि 2024 में 1 लाख रुपए लगेगा? और ना ही आज हम बिलीव कर पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में 4-5 लाख से हमारे घर का खर्चा चलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम पे हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे आने वाले 10 साल के बाद या 5 साल के बाद महीने का हम कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हो, या फिर आने वाले 2-3 साल के अंदर हम महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? है हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कि आने वाले टाइम में हम कॉम्प्रोमाइज भी करें तो अच्छे से करें? और अगर ऐसा कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है ना, जहां पे हम 2 से 3 साल का महीने का लाख रुपए नहीं कमाएंगे, तो आप खुद आइडिया लगा लो कि जो 5 ईयर मैप में बात बताई गई है, हम आने वाले टाइम पे किस कैटेगरी में आने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे महीने कम 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सके, तो हम किस कैटेगरी में जाने वाले हैं? क्योंकि हो पता क्या रहा है, हमारी जो इनकम है ना, वो डे बाय डे कम होती चली जा रही है, डे बाय डे कम होती चली जा रही है। जॉब्स खत्म हो रही हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है पैसा कमाने का। और जबकि महंगाई डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। आज से 5 साल पहले सोच कर देखो चीजों के दाम क्या होते थे, और आज सोच के देखो कैसे हैं। आज से 5 साल पहले पेट्रोल 70-80 रुपये होता था, आज कम से कम 100-120 रुपये हो चुका है। आज से 5 साल पहले खाने का जो तेल था वो कम से कम 80-90 रुपये लीटर था, आज वो 200-300 रुपये लीटर हो चुका है। राइट। यहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि आने वाले टाइम में कैसी कैसी कंडीशन होने वाली है। और अगर ऐसा ही चला तो क्या लगता है हम किस कैटेगरी में आएंगे? रिच कैटेगरी में जाने वाले हैं या पुअर कैटेगरी में जाने वाले हैं? अब इसका सीधा सीधा से एक ही चीज है कि आने वाले टाइम किस कैटेगरी में चलने जाने वाले हैं।
हम जाने वाले हैं पुअर कैटेगरी के अंदर। और पुअर कैटेगरी कैसी होती है आप आइडिया लगा लो, ना घर ना खाना ना अच्छे कपड़े। सोच लो कैसी हमारी लाइफ हो जाएगी। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो पुअर कैटेगरी में आए। सो अगर आपको इस चीज से बाहर निकलना है ना, अपनी फैमिली को निकालना है, तो आपको सबसे पहले ना इस फाइनेंशियल मैप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मैप पे आपको किस कैटेगरी में जाना पड़ेगा? रिच कैटेगरी में जाना पड़ेगा। और रिच कैटेगरी में जाने का सिर्फ एक सिंपल सा रास्ता है जो कि उस बुक के अंदर उन्होंने डिस्कस करा है कि अगर आने वाले टाइम में आपको रिच कैटेगरी में आना है ना, तो आपको ना इन दो इंडस्ट्री का पार्ट बनना पड़ेगा जिसके बारे में उन्होंने बुक के अंदर बताया है, ठीक है। और उन दो इंडस्ट्री का नाम क्या है? सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो है आपकी वेलनेस इंडस्ट्री। और दूसरी जो आपकी इंडस्ट्री उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्री? अगर आपको अंडर में रिच कैटेगरी में जाना है तो आपको वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना पड़ेगा। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर इन सारी चीजों के अगर आपको सचमुच रिच कैटेगरी में आना है तो सबसे पहले आपको वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ना नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आपको मीटिंग करवाई जाएगी वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको पहले क्लियर किया जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसी है और वेलनेस इंडस्ट्री कैसी है। इसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। इसके बारे में आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आपको पता है कि ये इकलौते ऐसे सेक्टर है, ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जो कि आने वाले टाइम पे हमें रिच कैटेगरी में ला सकती है। क्योंकि देखो रॉबर्ट चाई की ना एक चीज बड़ी अच्छी मेरे को लगी, उन्होंने क्या बोला कि अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है ना तो आपको ट्रेंड का पार्ट बनना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री ट्रेंडिंग में चल रही है ना उसका आपको पार्ट बनना पड़ेगा। बिकॉज देखो 1980 के अंदर क्या होता था, कंप्यूटर सेक्टर बहुत ही ट्रेंडिंग में चला था ना। और उस टाइम पे जिस बंदे ने कंप्यूटर सेक्टर पे पैसा लगाया वो आज बहुत अमीर है। सन 2000 के अंदर रियल एस्टेट का जमाना आया था। उस टाइम पे जिस बंदे ने जमीनें खरीदी आज उनकी कीमत करोड़ रुपए में है। आपके पेरेंट्स ही बोलते होंगे ना बेटा आज से 20 साल पहले वो जमीन 10,000 रुपए की मिलती थी, हमने तो सिर्फ अनाज के बदले में जमीन दे दी थी। आज वो जमीन लाखों करोड़ रुपए की है। लेकिन वो जमाना अलग था। आज जमाना क्या चल रहा है? एक जमाना था 2010 का, 2010 में भी इंटरनेट का जमाना आया था। उस टाइम पे जिस बंदे ने यूट्यूब पे चैनल बनाया वो आज बंदा बहुत लाइफ में कामयाब बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन आज क्या चल रहा है? 2024। और 2024 के अंदर जो ट्रेंडिंग चलने वाली जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी है? वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री के लेनी है नॉलेज, ठीक है। सो आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी 5 ईयर मैप के बारे में। और आई होप कि आप भी चाहेंगे कि आप भी आने वाले टाइम में रिच कैटेगरी में आ सके। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी वो और उसकी फैमिली पूर कैटेगरी का पार्ट बने, राइट। सो अगर आपको इस चीज के बारे में अच्छे से डिटेल्स लेनी है तो नेक्स्ट मीटिंग का पार्ट बने, ठीक है, जिसमें आपको क्लियरिटी दी जाएगी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। एंड फिर से मैं चीज बोलूंगा कि इसकी फिर से आप नॉलेज लें, फिर से आप लोग लर्निंग लें ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो सके, ठीक है। बाकी यहीं पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।